उस्मानी साम्राज्य का उदय, एक नए युग की शुरुआत। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया के नक्शे पर एक नया और शक्तिशाली साम्राज्य उभर रहा था। 13वीं शताब्दी के अंत में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। यह साम्राज्य इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाला था। एशिया माइनर के पहाड़ी इलाकों से उस्मान प्रथम ने एक छोटी सी सल्तनत की स्थापना की। यह सल्तनत धीरे धीरे एक विशाल साम्राज्य में बदलने वाली थी। यह 1299 ईस्वी की बात है। उस समय उस्मान प्रथम ने अपने नेतृत्व और साहस से एक नई दिशा दी। उस्मान एक कुशल योद्धा और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को एकजुट किया और उन्हें एक मजबूत सेना में बदल दिया। उन्होंने अपने आसपास के तुर्क कबीलों को एकजुट किया। ये एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उस्मान ने बाइजेंटीन साम्राज्य के खिलाफ कई युद्ध जीते। इन युद्धों ने उस्मानी साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया। धीरे धीरे उनकी सल्तनत का विस्तार होने लगा। यह विस्तार केवल भूगोल तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी शक्ति और प्रभाव भी बढ़ रहा था। उनके उत्तराधिकारियों ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने उस्मान के विजन को साकार किया और साम्राज्य को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। देखते ही देखते उस्मानी साम्राज्य एक शक्तिशाली ताकत बन गया। यह साम्राज्य अपने समय का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। यह साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतिक कौशल के लिए जाना जाता था। उनकी सेना और युद्ध नीति ने उन्हें अजेय बना दिया। उस्मानियों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य के कमजोर होते शासन का फायदा उठाया। उन्होंने अपने दुश्मनों की कमजोरियों का पूरा लाभ उठाया। उन्होंने एनाटोलिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ये विजय उनके साम्राज्य के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उनकी नजर अब एक बड़े लक्ष्य पर थी, कॉन्स्टेंटिनोपल, बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी। यह शहर उनके लिए एक महत्वपूर्ण विजय साबित हो सकता था। यह शहर रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करने से उस्मानी साम्राज्य को एक नई पहचान और शक्ति मिल सकती थी। कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय, एक साम्राज्य का जन्म। यह विजय केवल एक शहर पर कब्जा नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। 1453 ईस्वी में उस्मानी सेना ने कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर लिया। यह घेराबंदी एक सुनियोजित और रणनीतिक कदम था, जो उस्मानी साम्राज्य की शक्ति और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे सुल्तान मेहमेद द्वितीय, जिन्हें मेहमेद द कॉन्करर के नाम से भी जाना जाता है। मेहमेद द्वितीय ने अपनी युवा उम्र में ही अपनी सैन्य कुशलता और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। यह घेराबंदी 53 दिनों तक चली। इस दौरान उस्मानी सेना ने अपनी पूरी ताकत और संसाधनों का उपयोग किया, जिससे शहर की दीवारें धीरे धीरे कमजोर हो गईं। उस्मानी सेना ने तोपों और अन्य नए हथियारों का इस्तेमाल किया। इन हथियारों ने युद्ध के तरीके को बदल दिया और उस्मानी सेना को एक निर्णायक बढ़त दिलाई। 29 मई 1453 को कॉन्स्टेंटिनोपल पर उस्मानियों का कब्जा हो गया। इस विजय ने उस्मानी साम्राज्य को एक नई पहचान दी और उनके विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। यह उस्मानी साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस विजय ने न केवल उस्मानी साम्राज्य को मजबूत किया, बल्कि उन्हें एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। कॉन्स्टेंटिनोपल को अब इस्तांबुल के नाम से जाना जाने लगा। यह नाम परिवर्तन उस्मानी साम्राज्य की नई पहचान और उनकी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक था। यह उस्मानी साम्राज्य की नई राजधानी बन गया। इस्तांबुल ने उस्मानी साम्राज्य के प्रशासनिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस जीत ने उस्मानियों को पूर्वी भूमध्य सागर का नियंत्रण दिलाया। इस क्षेत्र पर नियंत्रण ने उस्मानी साम्राज्य की समुद्री शक्ति को और भी मजबूत किया। यह बाइजेंटीन साम्राज्य के अंत की भी निशानी थी। एक महान साम्राज्य का पतन और एक नए साम्राज्य का उदय इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज हुआ। यह घटना मध्य युग के अंत और आधुनिक युग की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। इस विजय ने न केवल उस्मानी साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि विश्व इतिहास को भी एक नई दिशा दी। सुलेमान महान का स्वर्णिम युग। 16वीं शताब्दी में उस्मानी साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया। इस समय साम्राज्य की सीमाएं 3 महाद्वीपों तक फैली हुई थीं, जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से शामिल थे। इस युग के सबसे प्रसिद्ध सुल्तान थे सुलेमान प्रथम, जिन्हें सुलेमान द मैग्निफिसेंट के नाम से जाना जाता है।
उनकी महानता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। सुलेमान ने 1520 से 1566 ईस्वी तक शासन किया। उनके शासनकाल के दौरान उस्मानी साम्राज्य ने न केवल सैन्य बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। यह उस्मानी साम्राज्य के लिए एक स्वर्णिम युग था। इस समय साम्राज्य की समृद्धि और वैभव अपने चरम पर थे और बाजारों में व्यापार और वाणिज्य फल फूल रहा था। सुलेमान एक महान विजेता थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार यूरोप, अफ्रीका और एशिया के BDD हिस्सों में किया। उनके नेतृत्व में उस्मानी सेना ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा किया। उनके शासनकाल में उस्मानी सेना ने रोड्स, बेलग्रेड और हंगरी के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इन विजयों ने साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव को और भी बढ़ा दिया। सुलेमान की सैन्य विजयों ने उस्मानी साम्राज्य को एक अजेय शक्ति बना दिया। उनकी रणनीतिक कुशलता और नेतृत्व ने उन्हें एक महान सैन्य नेता के रूप में स्थापित किया। सुलेमान ने कानूनों में सुधार किया और कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने न्यायिक प्रणाली को मजबूत किया और अपने साम्राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखी। उनके शासनकाल को उस्मानी साम्राज्य के सांस्कृतिक और बौद्धिक उत्थान का युग माना जाता है। इस समय साहित्य, विज्ञान और कला में महत्वपूर्ण प्रगति हुई और कई महान कृतियों का निर्माण हुआ। साम्राज्य की नींव प्रशासन और सैन्य शक्ति। उस्मानी साम्राज्य की सफलता का राज इसके कुशल प्रशासन और शक्तिशाली सेना में छिपा था। साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें विलायत कहा जाता था। प्रत्येक विलायत का शासन एक बेलरबे के हाथ में होता था। उस्मानी सेना अपने समय की सबसे आधुनिक और अनुशासित सेनाओं में से एक थी। सेना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जेनिसेरी थे। ये गुलाम सैनिक थे जिन्हें बचपन में ही ईसाई परिवारों से लिया जाता था और इस्लाम में परिवर्तित करके सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था। सिपाही घुड़सवार सेना का हिस्सा थे। उस्मानी नौसेना भी बहुत शक्तिशाली थी, जिसका पूर्वी भूमध्य सागर में बोलबाला था। सेक्शन 5, पतन की शुरुआत, आंतरिक कमजोरियां और बाहरी दबाव। 17वीं शताब्दी के अंत तक उस्मानी साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो चुकी थी। कई कारकों ने इस पतन में योगदान दिया। इनमें शामिल थे कमजोर शासक, भ्रष्ट अधिकारी और यूरोपीय शक्तियों का उदय। 1699 में उस्मानियों को ट्रीटी ऑफ कार्लोविट्ज पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। इस संधि के तहत उस्मानियों को हंगरी और ट्रांसिल्वेनिया का बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रिया को देना पड़ेगा। यह पहली बार था जब उस्मानियों को यूरोपीय शक्तियों के सामने इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा था। यह उस्मानी साम्राज्य के पतन का स्पष्ट संकेत था। सेक्शन 6, सुधारों का दौर, एक नए युग की तलाश। 18वीं और 19वीं शताब्दी में उस्मानी शासकों ने साम्राज्य को बचाने के लिए कई सुधार लागू किए। इन सुधारों का उद्देश्य सेना का आधुनिकीकरण करना, प्रशासन में सुधार करना और शिक्षा को बढ़ावा देना था। इन सुधारों का कुछ हद तक सकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन वे साम्राज्य को पूरी तरह से ढहने से नहीं बचा सके। यूरोपीय शक्तियों ने उस्मानी प्रभुत्व को चुनौती देना जारी रखा। उस्मानी साम्राज्य यूरोप के बीमार आदमी के रूप में जाना जाने लगा। सेक्शन 7, प्रथम विश्व युद्ध और उस्मानी साम्राज्य का अंत। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। उस्मानी साम्राज्य ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया। यह युद्ध उस्मानी साम्राज्य के लिए विनाशकारी साबित हुआ। युद्ध के बाद उस्मानी साम्राज्य का विभाजन कर दिया गया। 1922 में तुर्की में राष्ट्रवादी आंदोलन ने सुल्तान महमद छठे को पदच्युत कर दिया। सेक्शन 8, मुस्तफा केमाल अतातुर्क और आधुनिक तुर्की का उदय। मुस्तफा केमाल अतातुर्क, एक युद्ध नायक, ने तुर्की के राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में तुर्की ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और एक गणराज्य बन गया। अतातुर्क तुर्की के पहले राष्ट्रपति बने। अतातुर्क ने तुर्की का आधुनिकीकरण करने के लिए कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार लागू किए। उनके सुधारों ने तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 9, उस्मानी विरासत, इतिहास के पन्नों में अमर। उस्मानी साम्राज्य 6 शताब्दियों से अधिक समय तक विश्व पटल पर छाया रहा। इस साम्राज्य ने अपने शिखर पर 3 महाद्वीपों पर राज किया और विश्व इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उस्मानी वास्तुकला, कला, साहित्य और भोजन आज भी पूरी दुनिया में प्रशंसा का पात्र है।
उस्मानी साम्राज्य का इतिहास हमें सत्ता के उदय और पतन, सांस्कृतिक विलय और मानव सभ्यता की निरंतरता की याद दिलाता है।